वो इंडिया है। वो प्रोजेक्ट का नाम और टैपी ये है। मुतालबा पाकिस्तान ने किया। ये कौन लोग हैं, वो कौन सा माफिया है जो इस मुल्क के लोगों के जिंदगियों के साथ खेल रहा है। मुल्तान के अंदर इंतहाई हौलनाक दिल दहला देने वाला वाक़या आया। जब एटम बम गिरा था वो मंजर था। बट साहब मैं ये नहीं मानने को तैयार कि आगरा को ये एक्टिविटीज का नहीं पता। 600 बिलियन रुपीस की पर एनम की खेती हो रही है इसमें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। व्यूअर्स, आज बात करेंगे कि पाकिस्तान जिस मुल्क के साथ ना कोई हमारे मुआशी तल्लुकात हैं, ना तिजारती तल्लुकात, बल्कि जंगें भी हो चुकी हैं और अभी भी कुछ हालात ख़राब चलते रहते हैं। पाकिस्तान ने मुतालबा किया है, एक $10 अरब का मंसूबा है कि पाकिस्तान ने कहा है कि ये मंसूबा उस वक्त होगा जब उस मुल्क के साथ, उस मुल्क को इस मंसूबे में शामिल किया जाए जिसके साथ इस वक्त हमारे तिजारती तल्लुकात मुनक़ता है। और इस ये मंसूबा क्या है, एक्सक्लूसिव डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि मुल्तान के अंदर जो एलपीजी का एक खौफनाक बाउजर फटने का हादसा हुआ, उसकी फाइंडिंग्स क्या है अब तक की। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, किस बड़े पैमाने के ऊपर ये धंधा चल रहा है पूरे मुल्क के अंदर, और वहाँ पर जो अब तक की इब्तदाई तहकीकात हुई हैं उसकी फाइंडिंग्स के आपके साथ शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि हुकूमत ने मुल्क भर के अंदर जो सब बिजली के निर्ख हैं, वो घरेलू सार्फिन हो, कमर्शियल हो या सनती, सब के लिए एक यूनिफॉर्म टैरिफ है। लेकिन आने वाले दिनों में ये टैरिफ यकसा नहीं रहेगा। हुकूमत ने क्या तैयारी कर ली है जिसके नतीजे में कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, सक्खर सब जगहों पे मुख्तलिफ रेट होंगे बिजली के। जहां चोरी ज्यादा वहां खमियाजा ज्यादा भुगतना पड़ेगा। और इसकी मजीद एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और कुछ गैस के हवाले से, गैस के शोबे के हवाले से भी बात करेंगे। तो इन इश्यूज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली सैयद खालिद मुस्तफा साहब। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आजकल बातें हो रही हैं, अमरीकी वफद भी पाकिस्तान पहुंचा है और जब हम कह रहे थे कि ट्रंप इंतजामिया आई है और वो अडयाला जेल के दरवाजे तोड़वाएगी ट्वीट्स के जरिए से, वो दरवाजे तो नहीं तोड़े उन्होंने, लेकिन उन्होंने सरमायाकारी का बंद दरवाज़ा खोलने के लिए ज़रूर पहुंचे हैं। अमरीकी वफद यहाँ पहुंचा है, 2-3 कंपनी के साथ उनके एग्रीमेंट है, वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने जा रहे हैं। बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और मज़े की बात है कि जो अमरीकी कंपनी के लोग यहाँ पे आए हैं, उनके अंदर जो उसको हेड कर रहे हैं वो ट्रंप के बड़े क्लोज रिलेटिव हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन सरमायाकारी की हम बात कर रहे हैं, एक $10 अरब का मंसूबा है जो कि पाकिस्तान के लिए एक वक्त तक लाइफ लाइन की हैसियत भी रखता था। अब पाकिस्तान ने कहा है कि उसके अंदर एक ऐसे मुल्क को शामिल करें जिसके साथ पाकिस्तान की आज के दिन तक तिजारती तल्लुकात ख़त्म है और माजी में जंगें भी हो चुकी हैं। ये माजरा है क्या? भट्टी साहब, आप के सामने ये पहेली है। आप बूझें, हमारे 2-3-4 हमसाए हैं। कौन सा हमसाया है जो हो सकता है जिसके बारे में हम चाह रहे हैं कि ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा तो हम इस प्रोजेक्ट को में भी राजी हो जाएंगे शामिल होने के लिए। मेरे में कभी अफगानिस्तान आया है, कभी इंडिया आया है, लेकिन असल कहानी तो आपके पास है। वो इंडिया है। अच्छा, वो प्रोजेक्ट का नाम टैपी है। ये मुतालबा पाकिस्तान ने किया? ये मुतालबा जो है ना, ये पाकिस्तान की तरफ से होने वाला है, क्योंकि उन्होंने ये थॉट प्रोसेस जो है ना अपना कंप्लीट कर लिया है। अच्छा। उनका ख्याल ये है कि ये टैपी जो प्रोजेक्ट है ये टैप ही रहना चाहिए, टैप नहीं होना चाहिए। अगर ये टैप हो गया यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं बनेगा जब तक इसको टैप ही ना किया जाए। अच्छा। और जब तक इंडिया ऑन बोर्ड नहीं होगा इस प्रोजेक्ट पे, हम इसका हिस्सा शामिल नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि वो प्रोजेक्ट टैप की सूरत में, यानी अगर इंडिया इसका हिस्सा नहीं बनता तो उस सूरत में ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फिजिबल नहीं होगा। इकोनॉमिकली इसका टैरिफ बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और पाकिस्तान में इतनी सख्त नहीं है कि वो डॉलर्स में हर चीज़ इम्पोर्ट करी जाए। और पाकिस्तान में पिछले 10 सालों से बटी साहब ग्रोथ नहीं हो रही और परचेजिंग पावर आम आदमी की ख़त्म हो चुकी हुई है। हमें सस्टेनेबल और सस्ती गैस, सस्ती तवानाई चाहिए। वो उस सूरत में हो सकती है कि अगर इसका इंडिया हिस्सा बने। अच्छा। अगर इंडिया हिस्सा बनेगा तो क्या फ़ायदा होगा हमें? वो ये फ़ायदा होगा कि हमें जो ट्रांजिट फ़ी मिलेगी, जो पाइपलाइन जो गुजरेगी हमारे मुल्क से होती हुई इंडिया जाएगी, उसकी हमें वो ट्रांजिट फ़ी देगा। वो ट्रांजिट फ़ी सालाना जो है ना, वो तकरीबन 700 से 800 मिलियन डॉलर्स की होगी। ठीक है ना, यानी 200 मिलियन डॉलर कम $1 अरब। ठीक है ना, तो ये बहुत हैवी अमाउंट होगी। और हमको भी अफगानिस्तान को ट्रांजिट फी देना होगी, वो तकरीबन $500 मिलियन की है। तो फिर भी आपको एक खतीर रकम बचत हो जाएगी, तकरीबन $300 मिलियन की हमें ये बचत हो जाएगी। और फिर हमें जो है ना गैस की प्राइस जो होगी ओवरऑल, वो इम्पैक्ट वो इकोनॉमिकली वायबल हो जाएगा। तो इस पे हमारे जो बाबूज हैं उन्होंने भी सोचा, हमारे ब्यूरोक्रेसी ने सोचा, और जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने, बल्कि
हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, टॉप लेवल के जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो पिंडी में रहते हैं, उनको भी सेंसिटाइज किया, और SIFC के लोगों को भी सेंसिटाइज किया जी कि हम इस प्रोजेक्ट का उस वक्त हिस्सा नहीं बनना चाहिए जब तक इंडिया इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। और उन्होंने यही वजूहात उनको बयान की, यही आर्गूमेंट्स दिया। ये प्रोजेक्ट भट्टी साहब तकरीबन 2 डेकेड से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का अभी फ़िलहाल अभी फाइनेंशियल क्लोजर भी नहीं हुआ, और ये प्रोजेक्ट डोल्ड्रम्स में ही है, क्योंकि अफगानिस्तान से आना है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीब आ गया है, तालिबान को जो है बिग इकोनॉमीज जो हैं वो नहीं मानती, रिकग्नाइज नहीं किया हुआ, इसीलिए ADB ने जो काम करना था उन्होंने भी काम रोका हुआ है। आपने खास भारत की बात की, भारत तो एक और गैस पाइपलाइन मनसूबा जिसका नाम ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन था, उसमें भी शामिल था। उसमें क्या इतलात है कि इंडिया उस मंसूबे से निकल चुका है या वहां कहीं अभी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है? नहीं, IP बन गया ना, वो तो पाकिस्तान ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन है। वो जो निकला था तो उसके इवज उन्होंने यानी US से बड़ा फ़ायदा लिया था। सिविल न्यूक्लियर जो कोऑपरेशन था वो उनको एक्सटेंड किया गया इंडिया को, और इंडिया को फिर उन्होंने उनकी इकोनॉमी को मुसलसल पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे रखने के लिए उन्होंने US वेवर भी दिया, हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो लिहाजा ये जो प्रोजेक्ट था ना टैपी वाला, बेसिकली ये IP से डाइवर्ट करने के लिए ये हमें इस तरफ लगाया गया था। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी जो है ना बज़ाहिर नॉन स्टार्टर लग रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को अगर वायबल होना है तो इसका हिस्सा हमने कह दिया है तुर्कमेनिस्तान वालों को, या कह देंगे आने वाले दिनों में कि भाई इंडिया को आप इसका हिस्सा बनाएं, तो तब ये जो है हमारे लिए वायबल होगा। बिल्कुल ठीक, बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी स्टोरी है। अब 2 इस करक्स हैं आपकी स्टोरी के। अगर तो इंडिया शामिल होता है तो बड़ी खबर होगी कि पाकिस्तान के मुताबिक के ऊपर इंडिया को अल्टीमेटली इस मंसूबे का हिस्सा बनना पड़ा है, पाकिस्तान को फायदा भी होगा, गैस की कीमत भी नीचे आएगी। और अगर इंडिया शामिल नहीं होता तो इस प्रोजेक्ट का मुस्तकबिल खत्म। बिल्कुल भट्टी साहब, इस वक्त उसने वाकवे नहीं किया। इस वक्त वो बज़ाहिर जो है ना, जितनी मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, 2 तरफ़ा 3 तरफ़ा जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं तुर्कमेनिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, या तुर्कमेनिस्तान के पाकिस्तान, वो मुज़ाकरात में शामिल है। लेकिन उसने वाकवे नहीं किया, लेकिन वो नॉन कमिटल लग रहा है। ठीक है ना, और वो डार्मट हो गया है। लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि जब तक इंडिया जो है इसका हिस्सा नहीं बनेगा और वो वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आता, और वो श्योरिटी जो है वो तुर्कमेनिस्तान को देनी होगी। बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी स्टोरी है, और मेरे ख्याल में इसके अंदर इंडियन व्यूअर्स का और इंडियंस जो कंपनीज हैं उनकी रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं उनके लिए बड़ा इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली कि पाकिस्तान ने एक इतना बड़ा मुतालबा कर दिया। तो इसके हम फॉलो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे, आपसे एक्सक्लूसिव डिटेल जो मज़ीद इस प्रोजेक्ट कहेंगी वो भी आपसे हम लेते रहेंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भट्टी साहब, आपने एक आज स्टोरी पे काम किया। कल बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है LPG के हवाले से मुल्तान में, और आपने आज ओगरा के अथॉरिटी से भी इंटरेक्शन किया है, वहाँ पे लोकल अथॉरिटी से भी इंटरेक्शन किया है, और आपने 1-2 दफ़ा विज़िट भी किया था ग्वादर में। तो आपने क्या, इसमें कौन लोग हैं, वो कौन सा माफिया है जो इस मुल्क के लोगों के ज़िंदगियों के साथ खेल रहा है और सब स्टैंडर्ड जो है LPG ला रहा है और बेजा जो प्रॉफिट है वो कमा रहा है, और उसमें कौन कौन से लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं और कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो कसूरवार हैं? खान साहब, ये बड़ी ही दुख भरी एक दास्तान है। हम अपने नाज़रीन के साथ कोई भी स्टोरी करते हैं तो कोशिश ये होती है हम एक्सक्लूसिव वेव्स हम जनरेट करें, एक्सक्लूसिव डिटेल शेयर करें। तो जो मुल्तान के अंदर इंतहाई एक हौलनाक, दिल दहला देने वाला वाक़या आया, जिसकी वीडियो और उसकी पिक्चर देखने के बाद ये फील होता है कि हिरोशिमा के अंदर जब एटम बम गिरा था वो मंजर था। और वहाँ बड़े पैमाने के ऊपर तबाही हुई है, 6 कीमती जानों को भी ज़िया हुआ। जो आसपास लोग रहते थे उनके, अभी तो लोग वो अपने घर छोड़ के जा चुके थे। हुआ क्या, ओगरा ने नोटिस लिया, तहकीकात हुई, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी नोटिस लिया है। तो मैंने जाके तमाम तर तफसीलात इकट्ठी की हैं कि असल हकाइक हैं क्या। हकाइक ऐसे हैं कि बंदा सर पकड़ कर बैठ जाए। और इस वक्त इस मुल्क के अंदर ना, इस वक्त जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बैठे हुए DMG ग्रुप के बाबूज हैं, पुलिस अफसरान हैं, इस वक्त ना वो अदालतों में होते हैं लेकिन कोई रेलेवेंट कानून नहीं है। तो अब मैं इसकी तफसील ये है खालिद साहब, मैंने ये जानने की कोशिश की कि मुल्तान का इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज लगी हुई है, केमिकल इंडस्ट्री भी है, वहाँ पे ये बाउजर क्या कर रहे थे। मसला ये है, कहानी शुरू होती है सिंध से। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर गैस LPG की बड़ी मार्केट है। हमारे यहाँ डेली जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो गैस की जो डिमांड है, तकरीबन आप ये समझे कि हम 2000 से 2000 मेट्रिक टन लोकली प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल रिफाइनरीज और मुख्तलिफ ऑयल कंपनियाँ जो फील्ड से प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद तकरीबन 800 टन समंदरी रास्ते से आती है,
और बाकी जो समझें तकरीबन कोई 2000 या 2500 है, वो मुसलसल हमारी आती है तफ्तान और गवादर। ये 2 पॉइंट हैं जो ईरान से आती हैं। अब जब ये लोकल रोड, लैंड रोड से जो गैस आती है या समुद्री रास्ते से आती है, पहले सिंध के अंदर एक जगह, एक इलाका था, वहां पे पन्नू अक्ल के पास एक प्लांट लगाया हुआ था। वहां पे CO2 जिसकी फी टन कीमत है 40,000 रुपए, और LPG की आज के दिन कीमत है 2,50,000 रुपए फी टन। ये करते ये हैं, CO2 बहुत, उसके अंदर प्रेशर होता है, खतरनाक गैस भी है। ये वहां से हर बाउजर में से 5 से 10 टन गैस निकालते हैं LPG, तो और उसके अंदर CO2 इंजेक्ट कर देते हैं। और ये बड़ा खतरनाक प्रोसेस है। अडल्ट्रेशन भी हो रही है और इसका नुकसान भी हो रहा है। वहां पे एक हादसा हुआ था जिसके नतीजे में 2 जानों का ज़िया हुआ था। उग्र ने नोटिस लिया था, 1 साल पहले की बात है। अभी तक ये मामला चल रहा है। आपका सुनकर हैरान होंगे, इतना बड़ा हादसा हो जाए तो PPC पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जो सजाएं होती थी सेक्शन 285 286 के तहत, वो है जी जनाब 6 माह सजा है, काबिल जमानत जुर्म है, और उसके बाद जो 3,000 या 8,000 रुपए जुर्माना है जी। ये तो नॉमिनल है। ओगरा ने ये क्रेडिट जाएगा, 1 साल जंग लड़ी, तमाम बड़े मुश्किल से पंजाब और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने आप कमेंट्स दिए। अब PPC के अंदर नया सेक्शन आ चुका है, कमेटी में जा चुका है, अप्रूवल हो रही है, जिसके तहत इसके 10 करोड़ पे जुर्माना होगा, नाकाबिले जमानत इसके ऊपर सजा होगी और 10 साल कैद भी होगी। तो खान साहब, मैं सखर के अंदर ये हुआ हादसा, वहाँ 2 लोगों की कीमती जाने गई। ओगरा फिर मुतहरिक हुआ और कोशिश हुई कि किसी न किसी तरीके से इस मामले को रोका जाए। फिर उन लोगों ने सेटअप मुंतकिल किया मुल्तान में, जो कि बलूचिस्तान से भी और कराची पोर्ट से भी जो LPG आती थी, यहाँ बाउजर के अंदर फिर उसको निकाल के क्वालिटी LPG CO2 इंजेक्ट की जाती थी। इंडस्ट्रियल एरिया, इलीगल एक्टिविटी हो रही थी। मैंने चेक किया है, वहाँ पर किसी कंपनी का ये कोई स्टोरेज प्लांट नहीं था, किसी मार्केटिंग कंपनी के पास कोई लाइसेंस नहीं था, और वहाँ पे तवील अरसे से ये काम जारी था। DC मुल्तान हो, DPO हो, SHO रेलिवेंट थाने के हों, या वो इंडस्ट्रियल एरिया की इंतजामी हो, ये बहुत बड़ा सवाल है कैसे उन्होंने इजाज़त दी कि ये बाउजर अंदर आए और यहाँ पे इतना खतरनाक खेल खेले, जिससे तो ये जो बड़ी सा इंप्रेशन डेवलप हुआ है कि जो पंजाब की गवर्नमेंट जो है बड़ी फंक्शनल है, बड़ी वाइब्रेंट है और बड़ी रिजल्ट ओरिएंटेड है और बड़ी एफिशिएंट है, तो उसकी मौजूदगी में ये पेनिट्रेट करके मुल्तान बड़ा स्ट्रेटजिकली लोकेटेड एरिया है और वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में पेनिट्रेट करके, तो ये तो मेरे ख्याल में जो इंप्रेशन डेवलप हुआ है पंजाब गवर्नमेंट का, वो तो इसके बिल्कुल सरासर खिलाफ बात जा रही है। खालसा, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, लेकिन आपको पता है कि जितने भी आप वाइब्रेंट होकर काम कर रहे हो ना, एक हमारे सोसाइटी के अंदर ऐसे मुख्तलिफ माफियाज और बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो कानूनी सुकम का और मिली भगत का सहारा करते हुए सिस्टम को साथ मिला के बड़ी बड़ी वारदातें डालते हैं। उसी का ही एक सिलसिला है। अच्छी बात यह है कि वज़ीर पंजाब ने इस मामले का नोटिस लिया है और हम तवक्को करते हैं कि जो जली इंतजाम इसके अंदर इन्वॉल्व है उसको फिक्स करना चाहिए, बिल्कुल कड़ी सजा देनी चाहिए। जी एग्जैक्टली, नंबर 1। नंबर 2, ओगरा को भी वहाँ पे फील्ड के अंदर कोई हादसा होने के बाद वो बड़े एक्टिव हुए, उन्होंने कानून साजी भी करवा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन असल हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि जिस तरह कस्टम इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो किसी को नहीं पता था कौन लोग हैं, ओगरा को एक ऐसे कुछ लोगों की इंटेलिजेंस फोर्स डेवलप करनी चाहिए जो ट्रैक करें पंजाब, साउथ पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में कहाँ से प्रोडक्ट मूव हो रही है, कहाँ पे ये कोई जमीन के जेर जमीन तो नहीं आप जाके ट्रकों में से माल निकालते, एक ऑर्गेनाइज एक फैसिलिटी के अंदर सारा काम होता है, तो उनको भी एक्टिव होना चाहिए। उसके साथ साथ इंडिया के अंदर जब आप पोर्ट से LPG लाते हैं या मिड कंट्री कहीं वो करने के लिए, खासा वहाँ पे पाइपलाइंस है, दुनिया में भी हैं, और हमारे यहाँ सड़कों के ऊपर बेतहाशा बाउजर दौड़ रहे हैं, और बाउजर के अंदर एक और बहुत बड़ा माफिया आ गया। ईरान, मुझे गवादर में जाने का मौका मिला, गवादर के ऊपर जो पॉइंट है जहाँ से LPG पाकिस्तान उस 52 पॉइंट से पाकिस्तान आती है, और तफ्तान का पॉइंट भी है। ईरान बहुत बड़ा LPG का प्रोड्यूसर है, ठीक है। मुझे गवादर पॉइंट के ऊपर मैंने अपनी आंखों से देखा, ईरानी बाउजर की लंबी लाइनें लगी हुई थी। मैंने कहा ये क्या वजह, हमारी तरफ ट्रक कम थे, बाउजर कम थे। उन्होंने कहा कि ईरान सेफ्टी स्टैंडर्ड पर कंप्रोमाइज नहीं करता। ईरान में एक गाड़ी भी जो बॉर्डर तक पाकिस्तान की आती है वो 20 टन से ज्यादा LPG कैरी नहीं कर सकती। तो हमारी तरफ तो 50 टन तक चला, 30 से 35 टन का हमने रखा हुआ है। 30 टन का अप्रूवल है, वो 32-33 टन 35 टन तक भर लेते हैं। लेकिन अब क्या किया इन्होंने, कुछ लोगों ने लालच के लिए और ज्यादा माल बनाने के लिए उन्होंने 50 टन के बाउजर बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ओगरन जाके मुख्तलिफ कंपनीज के साथ मीटिंग की है, उनको वार्निंग दी है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को लिखा है। और सबसे बड़ के बाद जब पिछला हादसा हुआ था, ओगरा जब लेटर लिखता है, ओगरा का एक और बड़ा मसला था, उनके पास फोर्स नहीं है, पुलिस तावन करने को तैयार नहीं है। उन्होंने रेंजर्स को खत लिखा, उन्होंने कहा ये हमारे डोमेन नहीं है।
सखर जब पुनवाकिल में हुआ था वहां पे उस वक्त उनको पाक आर्मी तक उनको अप्रोच करना पड़ा था। तो ओगरा को एक तो अपनी कस्टम इंटेलिजेंस के पैटर्न के ऊपर अपनी इंटेलिजेंस तश्कील देनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा मामला जो है वो है पाइपलाइन बिछाने का। GIDC के पैसा हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स, IPPs और बाकी लोग खा पी गए, अभी भी पैसा पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट को करना चाहिए इस मकसद के लिए पाइपलाइन के ऊपर इन्वेस्ट करे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, हादसात से बचेंगे, मिक्सिंग से बचेंगे। उसके बाद हमारे टैंकर माफिया बड़ा मजबूत हो चुका हुआ है। देखिए जब ऑयल पाइपलाइन, व्हाइट ऑयल पाइपलाइन डली थी उस वक्त उनको आज भी सामने है, लेकिन ग्रेजुअली आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी रेशियो बढ़ती गई। अब माची के सितारो जब्बा पे एक प्लान किया हुआ है उन्होंने, लेकिन बीच में ये जो पोर्शन आ रहा है वो ऑयल का प्लान किया हुआ है। ये LPG के अलग लाइन डली है। LPG के तो फिर फ्राम यानी पोर्ट सिटी से लेके पूरे यानी पाकिस्तान से होती हुई अपर कंट्री तक जानी चाहिए, जिसके अंदर OGDCL है, PPL है, ISGS बैठा हुआ है। ये पूल करें अपने डाइवर्सिफिकेशन के लिए, बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस भी है, लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगी कम दाम के ऊपर और सेफ्टी होगी। सेफ्टी के ऊपर आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कीमती जानों को यूं ज़िया नहीं होगा। तो ये बड़ा क्रिटिकल मामला था। और फिर जो ट्रैफिक कंजेशन है वो भी कम हो जाएगी, वो भी कम होगी। आपके रोड्स खराब होते हैं, उनकी लाइफ लाइन बढ़ जाएगी। और उसके साथ साथ आए दिन उल्टे होते हैं ये कार्गो जितने भी, डीजल का खपत कम होगी, इन्वायरमेंट के ऊपर असर पड़ेगा। तो पाइपलाइन बहुत जरूरी है। तो हम तवक्को करते हैं अभी इसके ऊपर सारी अनफोल्ड होनी है, लेकिन फौरी तौर के ऊपर CCLC में ये मामला जाने जो नई कवानीन पर जो प्रपोज किए गए, फौरी तौर पर गवर्नमेंट को मंजूर करने चाहिए। ये कुछ बात है काबिल ज़माना जुर्म, 2 महीने सजा। लेकिन भट्टी साहब मैं ये नहीं मानने को तैयार कि आगरा को ये एक्टिविटीज़ का नहीं पता था, इलीगल है जो ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, मिलावट हो रही है, उनको पता होता है, उनके नोटिस में होता है। वहाँ पे भी उनको भी ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है और गुड गवर्नेंस के इंट्रोडक्शन की ज़बरदस्त ज़रूरत है वहाँ पे। और इसके अलावा जो एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट है, जो मैंने कल भी कहा था कि वो करप्शन से लबालब भरा हुआ है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट को एक्टिव उनके खिलाफ जो है ना डिसीजन मेकिंग करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं खालिद साहब। कुछ गैस के हवाले से भी हमने बात की और उसके साथ एक बड़ी खतरे की घंटी बनने जा रही है। कल बजी थी सोलर सिस्टम के सार्फिन के लिए। बिल्कुल। अब बिजली की जो घरेलू सार्फिन है, कमर्शियल है, सनती है, ज़री सार्फिन है, पूरे मुल्क में एक बिजली का एक यकसा रेट है। बिल्कुल। अब आपके पास क्या खबर है कि हुकूमत कुछ नए मंसूबे पर काम कर रही है, जिसके नतीजे में जो लोगों के एक यकसा टैरिफ थे वो मज़े ख़त्म होने जा रहे हैं। भट्टी साहब, इस वक्त हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है वो IS को है। इस्लामाबाद, पिंडी, जो भी पूरे रीजन को, यहाँ पे जेलम तक हम जाते हैं। इसी तरीके से कुछ यानी कि AJK के एरियाज़ भी आ जाते हैं इसकी जुरिस्डिक्शन में। तो वहाँ पे IS को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। तो ये एफिशिएंट जो है ना ये डिस्को है। तो जब आप प्राइवेटाइज़ करेंगे फ्यूचर में, और करने जा रहे हैं, इसके लिए शायद फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है ये फरवरी के पहले हफ्ते में पॉइंट हो जाए, और वो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है 4-5 महीने लगा के कोई RFP बना ले, RFP में से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बना ले। उस प्रपोजल के अंदर बहुत कुछ होगा और वो फिर मार्केट किया जाएगा, पोटेंशियल जो इन्वेस्टर्स होंगे, तब जाके वो प्राइवेटाइज होगी। तो प्राइवेटाइज कैसे होगी? ये यूनिफॉर्म टैरिफ जो है ये तो नहीं चलेगा। फिर आपका डिफरेंशियल टैरिफ जो है वो ही इंट्रोड्यूस होगा। और इन्हीं चीज़ों पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सोच रही है। जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ जो हैं वो हो सकता है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी करवाएं, ताकि ये जो फ्यूचर में ये जो हमने प्राइवेटाइज करनी है एंटिटीज़, क्योंकि गवर्नमेंट ये तो नहीं है कि उनको सारी उम्र के लिए इंटर डिस्को टैरिफ जो सब्सिडी है वो देती रहेगी। में बहुत ज़्यादा चोरी लॉसेज हैं, हैदराबाद, सखर, जो लॉस मेकिंग है भट्टी साहब, जो लॉस मेकिंग है वहाँ पे जो टैरिफ है ना वो 10 से 15 रुपये बढ़ेगा। अच्छा। और जो प्रॉफिट मेकिंग है वहाँ पे टैरिफ रीजनेबल होगा, कम होगा और रीजनेबल होगा। इंटरनेशनल भी यही है, लेकिन हमारा मुल्क जो है ना इसमें पॉलिटिकल बैकलैश आने का खतरा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये सोच रही है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और तमाम पार्टीज़ को एक कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि हम ये करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म टैरिफ होगा तो ये गवर्नमेंट को सर हर साल इंटर डिस्को डिफरेंशियल टैरिफ की मद में 450 बिलियन जो है ना बजट करने पड़ते हैं ये सब्सिडी। इस वक्त उन्होंने डिस्कोस को जो सब्सिडी देनी है
कि यूनिफॉर्म टैरिफ के लिए, वो तकरीबन 276 बिलियन की है, और जो केई है उसके लिए 176 बिलियन की है। लेकिन ये जो है ना, ये अब सारी उम्र तो नहीं चलेगा ना। जब प्राइवेटाइज हो जाएंगी सारी की सारी डिस्को, या हैंड ओवर हो जाएंगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, या कोई और सिस्टम के तहत प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएंगी, तो फिर जो है ना कोई ट्रांजिशन पीरियड के लिए तो हो सकता है कोई आपको कुछ अरसे के लिए वो सब्सिडी देंगे, लेकिन बाद में ये है, ये आउटलुक चेंज हो जाएगी, ये डिफरेंशियल टैरिफ हो जाएगा हर। तो इस वक्त मैं आपको बताऊं, अगर आप नेपरा का वो डॉक्यूमेंट पढ़े ना, तो इस वक्त हमने ये फाइनेंशियल ईयर 25 जा रहा है ना, इसके पहले 6 माह में हमने 125 बिलियन की जो है ना क्रॉस सब्सिडी दी है। किन को दी है भला? जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ के जो है ना कंज्यूमर है उनको दी है। साहब आप हमारे बिजली तो जाती है ना, ये उड़ाने वाली खबरें आप लेके आते हैं, कोई अच्छी खबर भी दें, बिजली 15 रुपए सस्ती होगी, दिन रात एसी चलाएं, गीजर चलाएं, पर रोड कुकिंग जो है वो बिजली पे करें, लेकिन वो सिनेरियो तो नजर नहीं आ रहा। वो सिनेरियो तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्या करें, ये इनएफिशिएंट है इतना ज़्यादा। डिस्कोस मैं आपको बता दूं 600 बिलियन रुपीस की पर एनम चोरी डकैती हो रही है इसमें, और 600 बिलियन से मुराद ये है कि 50 बिलियन रुपीस हर महीने ये सरको डेट में इजाफा कर रहे हैं। ठीक है ना। और इन्होंने जो रिसीवेबल्स लेने हैं वो 2 ट्रिलियन से ज़्यादा हैं, और उसमें से 1000 ट्रिलियन रनिंग डिफॉल्टर्स ने देने हैं। तो ये इन हालात में मुझे नहीं समझ आ रही कि डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन कैसे होगी। आपको समझ नहीं आ रही कैसे होगी, और हमें समझ नहीं आ रही कि ये हमारे साथ होगा क्या, बिजली के बिल कैसे भरेंगे। हम तो सोचते थे कि जिस तरह यूरोप में आपका जो चूल्हा है वो भी बिजली पे चलता है, गाड़ियाँ भी बिजली पे चलेंगी, लेकिन यहाँ पे हालात फिल वक्त तो बड़े मुश्किल और कठिन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब तक 600 रुपए की चोरी नहीं रोकेंगे, उस तक रिलीफ जो हकीकी मानों में रिलीफ मिलना चाहिए बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इसके ऊपर नाज़रीन बात करते रहेंगे, और अपडेट आपको मजीद भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।